जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। ये हमारा चल रहा है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 चलेगा। इससे पहले जो है हमारा हो चुका है, आप लोग जाकर वहाँ से वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और वो देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पहला क्वेश्चन है कि वन उन्मूलन से होने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला क्या है कि पृथ्वी पर तापमान के स्तर में वृद्धि होती है। बिल्कुल, वन उन्मूलन यानी वन की कटाई कह सकते हैं। ठीक है, तो वन की कटाई हो गई तो इससे क्या होगा, इससे आपका होगा कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसमें जैसे गर्मी हो जाती है ना, गर्मी और बढ़ जाती है यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये तो सही है। दूसरा क्या है, भौम जल स्तर नीचे चला जाता है। बिल्कुल, गर्मी ज्यादा आती है तो पता ही है कि पानी का जो लेवल है वो काफी नीचे चला जाता है, अंडर वाटर जो है, तो उसी को कहते हैं भौम जल स्तर, वो नीचे चला जाता है, तो ये भी सही है। मृदा के गुण अप्रभावित रहते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत है। मृदा के गुण जो है, अगर पानी वहां पे क्या होगा कि गर्मी बढ़ेगी, ठीक है, और वन की कटाई होगी तो गर्मी बढ़ेगी और भी बहुत सारे अपरदन होगा, तो उससे गुण अप्रभावित होते, बल्कि गलत है, बल्कि प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे मृदा अपरदन हो जाएगा। फिर आपका जो है करे मिट्टी में आपका ह्यूमस की कमी हो जाएगी। ह्यूमस की कमी हुई यानी कि उर्वरता घट गई। ठीक है, ऊपर से अगर बात किया जाए तो अपरदन जो मरुस्थलीकरण होता है उसका कारण भी बनता है वन उन्मूलन। ठीक है, तो ये आपका जो है गलत हो गया, गलत पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, मृदा की जल धारण क्षमता घटती। बिल्कुल, मृदा की जो जल धारण क्षमता होती है वो आपका घट जाती है। ठीक है, अब बाढ़ की समस्या जो है अधिक बढ़ जाती है। अपरदन होगा तो बाढ़ की समस्या अधिक बढ़ेगी, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, इसमें गलत पूछा गया था सी। चलिए अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र के वनस्पति जात यानी फ्लोरा और प्राणी जात फौना कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला है इसमें सही आंसर बताना है, तो आपका पहला बिल्कुल सही है। कोई विशेष क्षेत्र में, ठीक है, कोई स्पेशल एरिया में जो है, स्पेशल जोन में या स्पेशल एरिया में, वहां पे जो पाया जाता है पेड़ पौधा हो गया या जीव जंतु हो गया, ठीक है, तो पेड़ जो वनस्पति हो, जो पेड़ पौधा होंगे उसको फ्लोरा कहेंगे और जो प्राणी जाति यानी जीव जंतु वगैरह रहेंगे तो उसको फौना कहेंगे। तो एक नंबर तो सही हो गया। दूसरा क्या है कि पौधों और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे उस क्षेत्र विशेष की स्थानिक प्रजाति। ये क्वेश्चन आता है आपका एंडेमिक स्पेसीज किसे कहते हैं। एंडेमिक मतलब ही हो जाता है कि आपका क्या होगा, कोई विशेष एरिया होगा, ठीक है, कोई पार्टिकुलर एरिया होगा जहाँ पे ये चीज़ फैला होगा तो एंडेमिक कहेंगे। वही अगर ग्लोबली या फिर बहुत जैसे कि कोरोना फैला था तो ये क्या था, पेंडेमिक था, एंडेमिक नहीं था, पेंडेमिक था, तो वही चीज़ है। तो एंडेमिक यानी स्थानिक हो गया। तो पूछा जा रहा है कि पौधे और जंतुओं को प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती एक्सक्लूसिवली, तो उसे उस क्षेत्र विशेष का जो है आपको एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 सही हो गया, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, वनस्पति जात और प्राणी जात तथा उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, पहला क्या है, पहला हम देखते हैं अभयारण्य के बारे में बोला जा रहा है। अभयारण्य क्या होता है, तो ये है कि वह क्षेत्र जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना अथवा उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है, उसको अभयारण्य कहते हैं, जिसको सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो वो एरिया जहाँ पे प्राणी हो या जंतु हो वहाँ पे आप मार नहीं सकते, ना ही आप शिकार कर सकते हैं और ना ही उसको पकड़ सकते हैं। तो वहाँ पे पूरे तरीके से तीनों चीज मना होता है, प्रोहिबिटेड होता है, तो उसको कहते हैं अभयारण्य। अब दूसरा है, तो ये आपका सही हो गया। दूसरा है आपका राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्य जीव के लिए, ठीक है, वन्य प्राणी या वन्य जीव के लिए जो एरिया उसको रिजर्व रखा जाता है, जहाँ वो क्या है इंडिपेंडेंटली रूप से, अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट होके या स्वतंत्र रूप से जो है अपना घर बनाता है और वहीं पे जो है प्राकृतिक संसाधन का जो है उपयोग करते हैं, उसी को कहते हैं हमारा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये क्या है,
वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हुआ जहां वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधन और उस क्षेत्र के आदिवासी के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है, उसी को कहते हैं जैव मंडल आरक्षित, यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से तीनों आपका सही है। अब जरा जरा उसके बारे में और थोड़ा अच्छा से जानेंगे। ठीक है, अभ्यारण्य में क्या होता है कि वहाँ स्थानिक लोग जो होते हैं, वहाँ जो लोकल लोग होते हैं, कुछ मानव क्रियाकलाप होता है, इसकी अनुमति होती है। ठीक है, अभ्यारण्य में आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर जो मानव क्रियाकलाप होते देखने के लिए जाइए या फिर कुछ भी, तो यहाँ जो लोकल लोग को अलाउ रहता है कि आप उसमें जा सकते हैं। किसमें? अभ्यारण्य में। अब राष्ट्रीय उद्यान में बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि हमने देखा कि वहाँ बफर जोन होता है, कोर जोन होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान में आप जो है किसी भी तरीके का मानवीय क्रियाकलाप जो पूरे तरीके से मना रहता है, वहाँ जो है नहीं जाना है। राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी मानवीय क्रियाकलाप वहाँ पे नहीं करना है, पूरे तरीके से आपका मना ही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसका? बात करेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो एरिया रिजर्व रहता है वो आदिवासियों के लिए होता है। उन लोगों का जो रहता है कि पेड़ पौधा से उसको चाहे यूज करना हो या किसी जीव जंतु का शिकार वगैरह करना तो वो कर सकता है, वो फ्री रहता है उसके परंपरा के हिसाब से। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अभ्यारण्य के तौर पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि भरतपुर अभ्यारण्य जो राजस्थान में है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में देखें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका हो गया असम में। लोकचाऊ वन्य जंतु अभ्यारण्य, ठीक है, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका मणिपुर में है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको बृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बोला, मतलब उसको ये किया गया है। ठीक है, तो ये सब जो है भारत वन संरक्षण अधिनियम तथा इसी के तहत आपका प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह, ये सब जो है हाथी वगैरह जो है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सब लाया गया था। चलिए अब हम देखते हैं आगे, इतना हमने काफी समझ लिया इसको। अब नेक्स्ट है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? पहला है आपका कि इसके अंतर्गत पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पेंच नामक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक दो वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी एवं पंचमढ़ी नामक दो वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। तो ये आपका गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और इसमें जो है सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान आता है, बोरी एवं पंचमढ़ी जो नामक दो वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। ठीक है, इसमें सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान आता है और कौन सा? पेंच, और एक राष्ट्रीय उद्यान आता है बोरी एवं पंचमढ़ी। ठीक है, पेंच नहीं, बोरी एवं पंचमढ़ी नामक दो वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। और उसके साथ ही सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है, पहला जो है आरक्षित वन कौन बना है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला। यहाँ पे आपको जो है सागौन की लकड़ी मिल जाएगी। ठीक है, सागौन हो गया, साल हो गया, आम, जामुन, सिल्वर फन, ये सब हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर क्या है कि विशन, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानिक यानी एंडेमिक फौना है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। वहां पे विशन मिलता है, भारतीय विशाल गिलहरी मिलती है। किसमें? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है जो पंचमढ़ी के अंदर आता है। तो इसमें और आपको जो है भारतीय विशाल गिलहरी यानी इंडियन जिएंट स्क्वेरल तथा उड़ने वाली गिलहरी फ्लाइंग स्क्वेरल, उस क्षेत्र में जो है आपको स्थानिक प्राणी ये सब मिलते हैं। तीसरा क्या है? इस क्षेत्र में चट्टानों में आवास और शैल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियों के प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपका भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो गया 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा रेड डाटा बुक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है रेड डाटा बुक के बारे में। ठीक है, पहला क्या है रेड डाटा बुक के बारे में कि यह वह पुस्तक है जिसमें सभी विशेष स्थानिक स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें सही बताना है। तो आपका जो है ये बिल्कुल गलत है, इसमें विशेष स्थानिक स्पीसीज का जो है रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता है। ठीक है,
इसमें जो है संकटग्रस्त जो जीव जंतु होते हैं, वन्य प्राणी, उन सबको या पेड़ पौधा उसको रखा जाता है, ठीक है, थ्री-टेंट वाले लोग को। तो ये हो गया, इसलिए आपका ये गलत हो गया। दूसरा क्या है कि यह वह पुस्तक है जिसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि संकटग्रस्त जो होते हैं हमारे वन्य जीव या फिर पेड़ पौधा, उनको रिकॉर्ड रखा जाता है, और सभी विशेष स्थानिक स्पेसीज ही नहीं बल्कि पूरी जो एरिया का जो है, पूरा क्या है, इंडिया का पूरे प्रजाति का, ठीक है, पूरे पौधे और पूरे संकटग्रस्त पौधे हो गए और पूरे संकटग्रस्त जंतुओं जातियों का जो है, जंतु का आपका अलग अलग रेड डाटा पुस्तक, उसका वो भी अलग अलग है, ठीक है। रेड डाटा पुस्तक है लेकिन पौधा के लिए अलग है और जंतु के लिए अलग है, तो उस हिसाब से आपका दूसरा भी गलत है। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है बल्कि संकटग्रस्त पौधा या फिर जीव जंतु का रखा जाता है। तीसरा क्या है कि यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें संकटग्रस्त प्रजाति का रिकॉर्ड रखा जाता है, चाहे पौधा हो या जंतु हो, तो ये सब हो या फिर कोई अन्य प्रजाति हो, उसका भी रेड डाटा बुक है, सबका अलग अलग उसमें रखा जाता है। तो उस हिसाब से सही था, तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का हिस्सा है, ठीक है। तो सभी पेड़ पौधे भी परितंत्र का हिस्सा हो जाएंगे, सभी प्राणी हो गए, सूक्ष्म जीव, अजैव घटक, ठीक है, अजैव घटक भी परितंत्र का हिस्सा होंगे। अजैव घटक के रूप में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हो गया भूमि हो गई, ठीक है, जल हो गया, सूर्य हो गया, जलवायु हो गया, नदी हो गए, डेल्टा हो गए, ये सब आपका अजैव घटक में आता है, तो ये सब भी उसमें रखा जाता है, ठीक है। किसी क्षेत्र में सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्मजीव, अजैव घटकों, इसको संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का ये लोग मिल करके जो है आपका ग्रुप जो है आपका क्या तैयार करते हैं, तो आपका परितंत्र तैयार करते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका कौन हो गई, जीवाणु कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा, ये बिल्कुल सही है। उस जीवाणु कोशिका यानी जो बैक्टीरिया सेल है उसका क्या नाम है, क्वेश्चन आपका आता रहता है, तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है सबसे छोटा कोशिका है, और सबसे बड़ा तो हमने देख लिया शुतुरमुर्ग कांडा, तो उस हिसाब से हमारा ये भी सही हो गया। तो 1 2 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है। क्या है, अमीबा है, पैरामीशियम है, मुर्गी का अंडा और डब्ल्यूबीसी। तो इसमें यूनिसेलुलर संरचना का उदाहरण कौन सा है, एक कोशिक का, ठीक है। तो यूनिसेलुलर का अगर हम उदाहरण देखें तो ये सिंगल सेल से क्या होता है, जो सिंगल सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है उसी को कहते हैं यूनिसेलुलर, यानी एकल कोशिका से, एक कोशिका से बना हुआ जो संरचना होती है उसी को कहते हैं एक कोशिक, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम हो गया, मुर्गी का अंडा हो गया, डब्ल्यूबीसी, ये सब आपका यूनिसेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर क्या होता है भाई, बहुकोशिक। तो उसमें होता है कि वे जीव जिसका बॉडी जो है एक से अधिक सेल से बना हुआ होता है, एक से एक अधिक कोशिकाओं से बना होता है, तो उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर या बहुकोशिक, ठीक है। अब एक कोशिक जीव में अगर हम बात करें, ठीक है, यानी यूनिसेलुलर या फिर एक कोशिक जीव में हम बात करें तो उसका क्या क्या काम रहता है, वो श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, ये सब यूनिसेलुलर करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट है कि कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। पहला है कि कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है, बिल्कुल सही है। कोशिका झिल्ली क्या करती है, एक कोशिका को दूसरे कोशिका और घेरा हुआ जो उसका सराउंडिंग मीडियम होता है उससे अलग करती है। कोशिका झिल्ली अलग करती है कोशिका को दूसरे कोशिका से, तो ये सही हो गया। दूसरा क्या कि कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाने वाला एक जेली जैसा पदार्थ है, ये भी सही है आपका। कोशिका द्रव्य क्या है, ये एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। तीसरा क्या है, क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होते हैं, तो ये भी आपका सही है। केंद्रक जो है आपका गोलाकार होता है, सॉरी, क्रोमोसोम तथा गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित, जो केंद्रक होता है वो गोलाकार होता है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम और गुणसूत्र अथवा गुणसूत्र में जो है आपका उपस्थित होता है केंद्रक में, ठीक है। क्रोमोसोम किस में होता है, केंद्रक में, और केंद्रक आपका गोलाकार होता है।
तो अब हम कौन सा देखें, उस हिसाब से हमारा तीनों सही हो गया, तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब हमें देखना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में कि क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आपका दिया है कि विचार करना, हमें इसमें से क्या बताना है, तो सही बताना है। पहला है कि इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें आपका केंद्रक झिल्ली स्पष्ट नहीं होती, यानी अनुपस्थित होती है। ठीक है, उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। दूसरा क्या है कि विषाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं, तो ये आपका जो है बिल्कुल गलत हो गया। विषाणु की बात करिए, नीले हरे शैवाल आपका यूकैरियोटिक कोशिका का है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन होती है, तो ऐसा सेल जिसमें जो है केंद्रक नहीं होता या फिर कहें केंद्रक झिल्ली होता ही नहीं, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। याद रखिएगा, उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होगा प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें यूकैरियोटिक क्या होता है, तो यूकैरियोटिक में आपका केंद्रक एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है, यानी उसमें केंद्रक पाया ही जाएगा, वो आपका यूकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक कोशिका हो जाता है। बात करें नीले हरे शैवाल या फिर जीवाणु का, ये आपका कौन सा है, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं। ठीक है, विषाणु और नील हरे शैवाल जो है आपका किस प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवाणु और नीले हरे शैवाल जो है इसका उदाहरण है। ठीक है, और लेकिन आपका नील हरे शैवाल जो है आपका प्रोकैरियोटिक का है, लेकिन विषाणु नहीं है। विषाणु किसका है, तो विषाणु ना तो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है, तो ये आपका इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ विषाणु का भी दे दिया है। विषाणु नहीं रहता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, तो उस हिसाब से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक में और एग्जाम्पल अगर हम देखें उसमें क्या होगा, तो प्याज होगा, मानव का जो कोशिका होता है वो हो जाएगा। चलिए, तो अब हमने ये देख लिया, अब हम देखेंगे नेक्स्ट है कि पादप और जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्नता रखती है। इस भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर अब हमें विचार करना है। ठीक है, और इसमें क्या बताना है, इसमें सही बताना है। पहला है हमारा कि जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है, तो ये आपका गलत है क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, तो उस हिसाब से आपका 1 नंबर गलत हो गया। जंतु कोशिका में जो है आपका कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब दूसरा क्या है कि प्लास्टिड नामक रंगीन संरचनाएं केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, तो ये आपका सही है। जो प्लास्टिड होता है वो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, और यही जो प्लास्टिड है वो अलग अलग पौधा को रंग देते हैं। ठीक है, तो ये जो हरा कलर आता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो हरे रंग का जो प्लास्टिड हो गया उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं या हरित लवक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो उस हिसाब से हमारा दूसरा सही। तीसरा क्या है कि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तियाएं होती है जबकि पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। जंतु कोशिका में जो है छोटा छोटा और पादप कोशिका में एक बड़ा सा केंद्रीय रिक्तिका होती है, तो उस हिसाब से 3 भी आपका जो क्या हो गया, सही हो गया। यानी आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे नेक्स्ट, संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका करती है, यानी मैसेज भेजने का काम जो है कौन सी कोशिका करती है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबी शाखाविंद तंत्रिका कोशिका, जिसको कहते हैं लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स। ठीक है, लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल जो है आपका संदेश स्थानांतरण या कहें मैसेज को ट्रांसफर करने का जो है काम करती है। ठीक है, मानव शरीर में हमें पता ही है कि बहुत सारा सेल होता है, जो अपना काम में भी अलग होती है, स्ट्रक्चर में भी बहुत अलग होती है। तो ये जो है हमारा इसी के द्वारा जो है मैसेज जो है इधर से उधर जो किया जाता है, मैसेज ट्रांसफर करने का जो है यही है, लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल या लंबी शाखाविंद तंत्रिका कोशिका के द्वारा किया जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें कोशिका, तो ये जो कोशिका होती है ये आकृति में लंबी होती है, इसलिए लंबी इसको कहते हैं। ठीक है, और शाखाविंद होती है, ये क्लियर लिखा है, शाखा यानी ब्रांच। तो इसी प्रकार रक्त कोशिका क्या होती है, गोल गोल होती है, और पेशी कोशिका क्या होती है, उसको कहा जाता है तर्कु रूपी। ठीक
ठीक है, चलिए उतना जानने की जरूरत नहीं है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जंतुओं में जनन। तो पहला हमारा क्या क्वेश्चन है? तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि इस तकनीक से निषेचन होने पर जायगोट को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद, इन विट्रो निषेचन की बात हो रही, सॉरी ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात हो रही, उसमें क्या होता है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म होते हैं, जो ओविडक्ट होते हैं, जिसको अंडवाहिनी कहते हैं, वो अवरुद्ध होने के कारण क्या होता है, उसका जो एग है नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे में डॉक्टर बोलता है कि भाई फ्रेश जो ये हो गया आपका एग, ठीक है, और जो शुक्राणु हो गया यानी स्पर्म हो गया, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और कुछ घंटा के लिए जो है उसको किसी केमिकल में रखा जाता है, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद नाइट्रोजन है या क्या है, तो उसमें रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसी को क्या कहते हैं, IVF कहते हैं, यानी उसका फुल फॉर्म क्या है, इन विट्रो निषेचन, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF उसी को कहते हैं। तो उस हिसाब से हमारा क्या एक जो है आपका बिल्कुल सही है। इसमें जायगोट को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के लिए माता के गर्भाशय में उसके बाद इसको स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है इससे, तो जायगोट को क्या किया जाता है, 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है यानी युग्मज को, और उसके बाद जो है माता के गर्भाशय में उसको जो है स्थापित कर दिया जाता है। उस हिसाब से एक हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है कि इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, क्योंकि शिशु का विकास परख नली में होता है। तो ये आपका जो है बिल्कुल गलत है। जब हम माता के गर्भाशय में उसको जो हम स्थापित कर देते हैं तो पूरा विकास जो है माता के गर्भाशय में होता है, माता के यूट्रस में होता है, और उसके बाद जो बेबी होता है, ठीक है, वो जैसे एक नॉर्मल बेबी होता है वैसे ही वो भी बेबी होता है, IVF के थ्रू भी। इस टेक्निक से चूंकि वो जन्मता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है। ये बस एक नाम है, लेकिन शिशु का अगर हम बात करें कि जो बेबी होता है उसका डेवलप परख नली में नहीं होता है, यानी टेस्ट ट्यूब में नहीं होता है, वो माता के गर्भाशय में ही होता है। तो इसलिए आपका ये 2 नंबर गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जनन का पहला चरण निषेचन कहलाता है, ठीक है। जनन का, रिप्रोडक्शन का जो पहला स्टेज होता है वो आपका फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जंतुओं में फर्टिलाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जंतु में निषेचन के बारे में हमें विचार करना है। तो पहला क्या है, इसमें से सही पूछा गया है। तो पहला है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। तो आपका पहला जो है बिल्कुल सही है। जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं और जो एग होते हैं, दोनों अगर बात करें तो यूनिसेलुलर के उदाहरण है, ठीक है। और इसका जो संलयन है क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसके बाद हमने देखा था कि जायगोट का निर्माण होता है, और ये कंटिन्यू जो है क्या होते हैं, डिवाइड हो करके जो है कोशिका को जो है कोशिका के रूप में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, सेल के रूप में ये बदलते हैं। और पता ही है कि सेल से फिर हमारा जो है सेल से क्या बनता है, ढेर सारा सेल जब जमा हो जाएगा तो टिश्यू बन जाएगा यानी उत्तक बन जाएगा, और ये उत्तक ढेर सारे जब हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, अंग बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो है पूरा जो ये स्ट्रक्चर होता है वो एम्ब्रॉय कहलाता है यानी भ्रूण कहलाता है, ठीक है, भ्रूण। और भ्रूण क्या होता है, यूट्रस के दीवार में जो है उसको विकास होता है, ठीक है, यानी गर्भाशय में जो है इसका विकास होता है भ्रूण का। इससे आपका शारीरिक भाग फिर धीरे धीरे आपका जो मतलब जो बेबी होता है वो बनने लग जाता है, ठीक है। और इसी को उसके बाद फिर ये क्या कहला जाता है, ये सभी भाग का जब पहचान हो जाता है, जब बच्चे का सभी भाग दिखने लग जाता है, ठीक है, मेडिकल में मतलब वही डॉक्टर के थ्रू, तो उसके बाद फिर उसमें क्या होता है कि उसी को कहते हैं गर्भ कहलाता है, वही आपका फिटस कहला जाता है। तो आपका पहला जो है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि सभी अंड प्रजक यानी ओविपेरिस जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर आता है। तो ये आपका जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है। जंतु में अगर बात करें तो सीधे ही वो शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है। और इसका जो है जंतु तथा जो अंडे देते हैं अगर बात करते गलत है। क्यों? क्योंकि जो अंड प्रजक यानी कि आपका जिसे कहते हैं ओविपेरिस, तो ये आपका जंतु में क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर और कुछ शरीर के अंदर होता है, ये दोनों होता है। जिसका जो फर्टिलाइजेशन है, जो निषेचन है, वो शरीर के जंतु के शरीर के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। जैसे कि मुर्गी में अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन में, ठीक है,
तो वो निषेचन का एक बढ़िया उदाहरण माना जाता है, या फिर कहें इसका फर्टिलाइजेशन का एक बेहतर उदाहरण माना जाता है मुर्गी में फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा मेढक हो गया, टोड हो गया, मछली हो गया, स्टारफिश हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन जो है जो फीमेल होती है, ठीक है, फीमेल जंतु होती है, उसके शरीर से वो बाहर आता है। और इसमें जंतु का क्या होता है, निषेचन जल में होता है। इसका जो फर्टिलाइजेशन है, जो पानी में रहते हैं उनकी बात हो रही है उस जीव जंतु की, तो वो जो पानी में रहते हैं उनका फर्टिलाइजेशन याद रखिएगा जल में ही होता है। इसमें भी है कि माता जैसे जैसे जो फीमेल होती है वो अंडा देती है और उस पे जो मेल होता है, ठीक है, वो आपका स्पर्म छोड़ता है। तो इस तरीके से जो है लंबी पूंछ का हेल्प से वो जल को इधर उधर तैरता है। ठीक है, इसमें स्पर्म क्या होता है कि लंबी पूंछ के थ्रू जो है आपका जल से इधर उधर तैरता है, और इस तरीके जो कांटेक्ट में जब आता है एग और स्पर्म, तो इस हिसाब से फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसलिए आपका जो है ये गलत हो गया। ये कह रहा है कि सभी अंडप्रजक, तो सभी नहीं बल्कि आधा अंदर और आधा बाहर होता है, ठीक है, जंतु में मादा का जो फीमेल होती है। तो उस हिसाब से हमारा 2 गलत हो गया, तो हमारा फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर अब हमें विचार करना है, जो सजीव हो गए उनके बारे में। ठीक है, पहला क्या है, इसमें सही सुमेलित बताना है। पहला है आपका मुकुलन, जिसको अमीबा की जनन प्रक्रिया, द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन हाइड्रा का कह रहा है। तो पौधे की तरह अगर जंतु में भी देखें तो 2 विधियां होती है, ठीक है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक, यानी एक जिसको कहते हैं सेक्सुअल और एक कहते हैं असेक्सुअल। तो रिप्रोडक्शन का जो प्रकार होता है उसमें एक ही जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन वही कहलाता है जिसमें एक जीव भाग लेगा, वो आपका कहला जाएगा अलैंगिक जनन। ठीक है, उसी के हिसाब से बात करें तो मुकुलन हो गया यानी बर्डिंग हो गया, द्विखंडन अंगलिक जिसको कहते हैं यानी बाइनरी फिजन जिसको कहते हैं, वो भी आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा देखते हैं कि मुकुलन में अमीबा की जनन प्रक्रिया नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दूसरा क्या है, द्विखंडन हाइड्रा की जनन प्रक्रिया। तो हाइड्रा जो होता है या मुकुलन, हाइड्रा में नया जीव किसके इसे बनता है, तो मुकुलन उसमें होता है। ठीक है, बर्डिंग के थ्रू हाइड्रा। अमीबा में नया जीव अगर बात करें, अमीबा में ये उल्टा दे दिया, अमीबा में आपका जो है बाइनरी फिजन के थ्रू होता है इसका जनन प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन या द्विखंडन के द्वारा अमीबा की जनन प्रक्रिया होती है और मुकुलन के द्वारा हाइड्रा की जनन प्रक्रिया होती है। तो इसलिए जो है दोनों आपका गलत हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस की अगर हम बात करें कायांतरण का, तो उसमें लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलना, ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपका तीसरा जो है सही हो जाएगा, बाकी 2 गलत हो जाएगा क्योंकि वो उल्टा दे दिया है इसलिए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम देखते हैं क्लोनिंग के बारे में हम जानते हैं। तो क्लोनिंग के संदर्भ में हम कुछ विचार करेंगे, हम कुछ इसके बारे में जानेंगे कि क्या है क्लोनिंग, क्या नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बताना है, इसमें सही बताना है। तो पहला है कि ये किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या होता है, कोई समरूप कोशिका सेल कहें, ठीक है, किसी अन्य जीवित भाग को या फिर संपूर्ण जीव को जो है, अगर कोई जीवित भाग है उसको भी किया जा सकता है, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, क्लोनिंग ही कहलाएगा। ठीक है, या पूरा जीव को ही बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल, तो वो भी आपका क्लोनिंग कहलाएगा उस प्रोसेस से, तो क्लोनिंग कहलाएगा। तो ये आपका जो है फर्स्ट वाला जो आपका क्या हो गया, ये सही हो गया। दूसरा क्या है, सर्वप्रथम सफलतापूर्ण उत्पन्न क्लोन डोली नामक एक मादा भेड़ थी, ये भी आपका सही है। सबसे पहले जो है बिलमट और उसका हेल्प से एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, ठीक है, एडिनबर्ग शहर है स्कॉटलैंड का, तो यहाँ पे जो है आपका भेड़ का जो है पहला क्लोनिंग तैयार किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, डोली रखा गया। तीसरा है कि डोली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की क्लोन थी। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। फिन डॉर्सेट नामक उसका जो फीमेल भेड़ थी, उसके स्तन ग्रंथि से वो चीज लिया गया था, कोशिका लिया गया था, और इस तरीके से जो है वहां पे बनाया गया। तो ये आपका जो है क्लोनिंग का एकदम तीनों जो है आपका सही हो गया। तो 1 2 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए, अब हम आ गए किशोरावस्था की ओर, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ेंगे किशोरावस्था की ओर। पहला क्या है क्वेश्चन, पहला है हमारा कि लैंगिक हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ठीक है,
तो इनके संदर्भ में क्या कथन मतलब इसमें सही है और गलत है ये बताना है हमें, ठीक है। पहला क्या है कि एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है, ये मानव शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, ये आपका सही है। अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, ठीक है, एस्ट्रोजन जो हो गया और टेस्टोस्टेरोन ये क्या हो गया हमारा सेक्सुअल हार्मोन है, और ये मानव शरीर में जो है गौण लैंगिक लक्षणों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इस हिसाब से हमारा 1 2 है, सही हो गया। दूसरा है कि एस्ट्रोजन नर हार्मोन है जबकि टेस्टोस्टेरोन मादा हार्मोन है, तो ये आपका जो है एस्ट्रोजन जो है नर नहीं बल्कि ये मादा हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन जो है आपका मादा हार्मोन है, जो टेस्टोस्टेरोन है वो नर हार्मोन है, उल्टा हो गया, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसका श्रवण, ठीक है, इसका श्रवण यानी इसका जो सेक्रेशन होता है, लड़की में अगर बात करें तो ओवरी और लड़का में जो है टेस्टिस के द्वारा होता है, ठीक है, अंडाशय और लड़कों का वृषण से होता है, तो इस हिसाब से हमारा 2 गलत हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का तो उससे क्या चेंजेस आता है लड़कों में, तो लड़कों में चेंज होती है कि दाढ़ी मूंछ बनते हैं, ठीक है, लैरिंक्स हो गए, एडम्स एप्पल, ये सब जो है जिसको कंठ जो कहते हैं, कंठ फूटता है, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको ऐसा बोला जाता है, ठीक है, तो ये सब इसी की वजह से होता है। और लड़की में अगर हम बात करें तो उसका जो वॉइस होता है वो काफ़ी डीप मतलब गहरा हो जाता है, ठीक है, लड़की का जो पिच होता है हाई पिच हो जाता है, उसका बोलने का जो पिच होता है वो चेंज होता है, ये सब इसकी वजह से होता है। अब हम तीसरा बात करें तो उस हिसाब से हमारा दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारा गलत हो गया, ठीक है। तीसरा है कि इस हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है, तो ये भी आपका सही है। इसका जो कंट्रोल है, ठीक है, इस सेक्सुअल हार्मोन का जो उत्पादन का जो कंट्रोल है, ठीक है, जो प्रोडक्शन का जो आपका कंट्रोल है वो एक दूसरे हार्मोन के द्वारा किया जाता है जिसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये क्या करता है कि जो ओवरी है या अंडाशय है उसमें एग, ठीक है, और टेस्टिस से जो है स्पर्म को जो है मैच्योरिटी, ठीक है, यानी परिपक्व होने का जो है कंट्रोल करता है, ये हार्मोन आपका है वो पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि है। तो इस हिसाब से हमारा क्या आंसर हो गया, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी 1 और 3। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट, अब हमें मिलाना है, ठीक है, ये मिलाने वाला क्वेश्चन आपका सीधे उठ के आ जाता है। तो चलिए हम देखते हैं थायराइड, तो थायराइड आपका जो है क्या हो जाएगा थायराइड का, तो थायराइड का आपका हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, ये ग्रंथि है, ग्लैंड है, और ये कौन सा है सेक्रेशन हार्मोन है, यानी थायराइड कौन सा हार्मोन ही करता है थायरोक्सिन। अग्नाशय की हम बात करें जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, ठीक है, तो पैनक्रियाज आपका क्या हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन, पैनक्रियाज से आपका इंसुलिन हार्मोन वहां से स्रावित होता है। अधिवृक्क यानी किडनी की बात हो रही है, ठीक है, तो अधिवृक्क क्या हो जाएगा वहां से आपका एड्रेनालिन, ठीक है, ये हार्मोन वहां से स्रावित होता है एड्रेनालिन, और पीयूष से आपका क्या होता है वृद्धि हार्मोन, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा उस हिसाब से आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अब इसमें से सही बताना है, ठीक है। पहला क्या है, पहला है कि दूध अपने आप में संतुलित भोजन है, ठीक है, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही है। मानव शरीर के पोषक की बात करें तो दूध अपने आप में जो है एक बैलेंस फूड है, या फिर कहें तो संतुलित भोजन है। संतुलित का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज हो, ठीक है, जितना चाहिए उतना मिल जाए उसी को हम कहेंगे संतुलित। अगर हम बात करें इंडियन फूड में तो जैसे कि हमारा रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये सब हमारा क्या हो गया बैलेंस डाइट में आता है, संतुलित आहार में आता है। तो दूध अपने आप में बात करें संतुलित भोजन है, कैसे, तो जैसे शिशु को माँ के दूध से ही पूरा पोषण मिलता है, यानी वो क्या हो गया वो संतुलित हो गया। ये डब्बे वाली की बात नहीं हो रही है, माँ के दूध की बात हो रही है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कि लौह प्रचुर, उस हिसाब से हमारा एक जो है सही हो गया। अब दूसरा है कि लौह प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं, यानी जिसमें आयरन होता है जिस खाने में वो ब्लड आपका जो है उसको ब्लड निर्माण में आपका सहायक होता है, ये कह रहा है, ठीक है। तो ये भी सही है, जिसमें आयरन पाया जाता है। पता ही है आयरन की अगर कमी हो जाए तो यानी खून की कमी हो गई, तो खून की कमी से हमें एनीमिया बीमारी हो जाता है।
तो हमें अगर आयरन वाला खाना अगर हम खाते हैं तो उससे हमें खून की कमी नहीं होती है। अगर आयरन कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे पत्तेदार सब्जियां हो गई, गुड़ हो गए, मांस हो गए, संतरा हो गए, आंवला हो गए, ये सब जो है बहुत हेल्पफुल होते हैं आयरन के लिए। तो दूसरा भी सही होगा। तीसरा क्या है, वसा शरीर की वृद्धि के लिए तथा प्रोटीन ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि उल्टा दे दिया है। वसा किसके लिए जरूरी होता है, तो ऊर्जा के लिए, ठीक है। अगर हम फिर से हम बात करेंगे, क्लास 6 में ये चीज पढ़ाया हुआ था, बताया हुआ था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, यानी तुरंत एनर्जी मिलता है, और वसा से जो है ज्यादा एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो वसा हो गया, वसा से हमें एनर्जी मिलता है। और प्रोटीन जो है हमारे शरीर का क्या करता है, ग्रोथ। हमने देखा था उसमें भी कि जिनको लंबे टाइम से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है या प्रोटीन की कमी होती है, उनका जो हाइट है कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको मिलता नहीं, किसी किसी को मिलता नहीं है, बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोग जो है खाते भी नहीं है, जो भी रीजन रहे। तो ये भी आपका हाइट कम करने के लिए बहुत बड़ा प्रोटीन जो है, प्रोटीन की कमी उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा 3 गलत हो गया, उल्टा दे दिया इसलिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम 3 नंबर, उस हिसाब से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हम चौथा नंबर हम पहुंच गए। अब हमें निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, ठीक है। एक्स गुणसूत्र के बारे में हमें पता करना है। तो चलिए, पहला हमारा क्या है कि पहला है कि जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे जिससे मादा शिशु विकसित होगी। अगर मनुष्य में हम बात करें तो हमारा जो केंद्रक है उसमें कितना 23 पेयर है, ठीक है। गुणसूत्र जो क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, तो 23 पेयर, यानी 46 कह सकते हैं, 46 गुणसूत्र और 23 जोड़ा गुणसूत्र, जोड़ा हो गया तो 23 और ऐसे बोले तो 46, ठीक है। तो 2 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, एक जो आपका एक्स और वाई। स्त्री में अगर बात करें तो 2 एक्स होते हैं, ठीक है, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और पुरुष में बात करें तो एक एक्स होता है और एक वाई होता है, ठीक है। तो इसका पहला है हमारा कि जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेधित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे जिससे मादा शिशु विकसित होगी। तो ये आपका बिल्कुल सही है। जब क्या होता है, अनिश्चित अंडाणु जिसको कहें, जो अनफर्टिलाइज होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमेशा एक एक्स गुणसूत्र होता है और शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक जो है एक्स गुणसूत्र होता है और दूसरा जो है वाई गुणसूत्र होता है। तो इसलिए आपका जो है उसमें कहा जा रहा है कि निषेचित करेगा तो क्या होगा, एक्स गुणसूत्र होगा और ये मादा होगी, ठीक है। यानी कि अगर दो एक्स हो गए तो उसमें क्या होगा, मतलब फीमेल होगी, फीमेल बेबी होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है कि जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो नर शिशु विकसित होगा, ठीक है। तो जब वाई क्रोमोसोम जो है वो स्पर्म और एग को जब फर्टिलाइज करेगा तो जो जाइगोट है वो एक्स वाई गुणसूत्र होगा, यानी एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, और ये क्या होगा, नर होगा, यानी कि आपका कहें तो मेल होगा, ठीक है। एक्स वाई अगर क्रोमोसोम मिल रहा है तो नर होगा, 2 एक्स मिल रही है तो वो क्या होंगे, तो वो आपका जो है फीमेल होगी, ठीक है, फीमेल बेबी, और ये बेबी बॉय, और वो जो है क्या होगी, बेबी गर्ल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा थर्ड क्या है, पुरुष में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है जिसे एक्स एवं वाई कहते हैं। पुरुष में एक जोड़ी, हमने देखा कि एक जोड़ी जो है आपका, एक पेयर आपका क्रोमोसोम होता है जिसमें एक्स एवं वाई, ये पुरुष में होता है, ठीक है। इसलिए बहुत बार जो होता है, जनरली क्या होता है, महिलाओं को दोष दिया जाता है कि लड़की हो गई, लड़का हो गया, बट इसमें जो डिपेंडेंसी है या फिर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो मेल होता है। तो यही चीज है, वो उसके ही से होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा क्या हो गया, ये सही होगा। पुरुष में हमने देखा कि एक क्रोमोसोम होता है जिसका एक्स एंड वाई जिसको कहते हैं, तो तीसरा भी आपका सही होगा। चौथा क्या है, शिशु के लिंग निर्धारित में पूर्णतः पुरुष के गुणसूत्र उत्तरदायी हैं, उसमें महिला के गुणसूत्र की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो लड़की होगी या लड़का होगा, ये जो हमारे सोसाइटी में चलता है कि लड़का हो गई या लड़की हो गई तो दोष पूरा का पूरा मतलब कहा जाता है कि भाई लड़की का दोष है, बट इसमें लड़की का नहीं होता है, इसमें मेल का दोष होता है। ये दोष नहीं कहेंगे, पर लोगों का जो सोसाइटी का सोच है उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अगर मेल होती है या फीमेल होती है, ये किस पे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है उसके लिए, तो पुरुष होता है, ठीक है। पुरुष ही डिसाइड कर सकता है, महिला का क्रोमोसोम डिसाइड नहीं कर सकता है। तो इस हिसाब से हमारा 4 आंसर सही हो गया। तो 1 2 3 4 ये सब सही हो गए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो गया। अब हम देखेंगे एड्स के बारे में, ठीक है। 5th नंबर है कि एड्स एक खतरनाक एवं क्या है, वो जो है संक्रामक बीमारी है, ठीक है। एड्स जो है आपका संक्रामक बीमारी है।
ट्रांसफर बीमारी है जिसके बारे में क्या सही है क्या गलत है हमें वो देखना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है हमारा, क्या बीमारी एक खतरनाक जीवाणु के द्वारा फैलती है। इसमें गलत पूछा गया है, ठीक है, इसमें जो है आपका गलत पूछा गया और सत्य कथन पूछा गया है। तो एड्स का पहला है, क्या बीमारी एक खतरनाक जीवाणु के द्वारा फैलती है। तो ये आपका जो है गलत है, ठीक है। एड्स क्या है, ये वायरस के द्वारा फैलती है, ना कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा फैलती है। तो ये वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा फैलती है, HIV वायरस के द्वारा फैलती है। तो असत्य पूछा गया है, गलत पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका जो असत्य है तो ये सही हो जाएगा। दूसरा क्या है कि पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी फैल सकती है। बिल्कुल सही है, सिरिंज के द्वारा भी ये फैल सकती है। अगर कोई एक आदमी ड्रग लेता है या फिर किसी को इंजेक्शन लगा दिया जाए, कोई HIV वायरस जो मतलब किसी को एड्स हुआ है और उसका जो है इंजेक्शन किसी स्वस्थ आदमी को लगा दिया जाए उसी इंजेक्शन से उसको भी, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको भी एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो उससे भी फैल सकता है। तो ये दूसरा तो आपका सही है, गलत पूछा है। तीसरा क्या है कि पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने से भी यह फैल सकता है। बिल्कुल सही है, ये जो है आपका उससे भी फैल सकता है। चौथा क्या है कि पीड़ित माँ के दूध के सेवन से उसके शिशु में नहीं फैलता है, ठीक है। तो ये आपका जो है बिल्कुल गलत है। अगर उसकी माँ, कोई बच्चा है, उसकी माँ जो है उसको एड्स हुआ है और बच्चा दूध पी रहा है तो उस शिशु में भी वो फैल जाएगा, ठीक है, वायरस उसमें घुस सकता है। यानी जो शिशु है वो भी एड्स से जो है वो मतलब एड्स से जो है पीड़ित हो सकता है। तो हमारा गलत पूछा गया था, इसलिए 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम चलें आगे। अब चलिए हमारा आ गया फिजिक्स में बल तथा दाब, ठीक है। अब बल दाब में हम देखेंगे क्वेश्चन। पहला है कि निम्नलिखित बलों में कौन सा असंपर्क यानी नॉन कांटेक्ट बल के उदाहरण हैं। और इसमें आपका क्या पूछा गया है, इसमें आपका सही उत्तर पूछा गया है, ठीक है। कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के बल के उदाहरण की अगर हम बात करें, ठीक है। कांटेक्ट क्या होता है, कांटेक्ट होता है कि उसको बल लगाने के लिए जो है कोई वस्तु चाहिए उसको, यानी कोई चीज कांटेक्ट में चाहिए तभी उसमें बल लगेगा, तो वो कांटेक्ट हो जाएगा, यानी संपर्क। असंपर्क क्या हुआ कि उसमें जो है कोई भी मीडियम नहीं चाहिए बल लगाने के लिए, तो वो आपका हो जाएगा नॉन कांटेक्ट, ठीक है। तो नॉन कांटेक्ट में अगर हम बात करें तो कौन कौन सा आ जाएगा, आपका चुंबकीय बल आ जाएगा, ठीक है, स्थिर वैद्युत बल आ जाएगा आपका, इसके साथ ही आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ये तीनों जो है नॉन कांटेक्ट बल के उदाहरण है, ठीक है। इसमें वस्तु का संपर्क होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, नहीं भी होगा फिर भी ये कार्य कर लेगा, ठीक है। चुंबकीय बल हो, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये तीनों नॉन कांटेक्ट है। तो यानी कांटेक्ट कौन रह गए, तो आपका घर्षण और पेशीय बल, ये आपका कांटेक्ट बल के उदाहरण है या कहें संपर्क बल के उदाहरण है। इसमें बल लगाने के लिए वस्तु को जो है, वस्तु से आपको संपर्क आवश्यक है इसमें, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 2, 3, 4 जो है हमने देखा कि वो हमारा जो है सही आंसर है। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा कि गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा सही है, ग्रेविटी फोर्स के बारे में हमें इसमें विचार करना है। तो पहला क्या है हमारा, इसमें आपका सही पूछा गया, पहला है हमारा कि गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी फोर्स केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में जितने भी वस्तु है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एक दूसरे पे वो बल लगाता है, ठीक है। तो यही आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका जो है 1 जो है आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है, विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। गुरुत्व ग्रेविटी फोर्स है, इसलिए पानी जो है आपका नदी से जो है पानी नीचे की ओर बहता है, नहीं तो वो क्या होता, अगर ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, वो नहीं होता तो क्या होता, वो ऊपर की ओर बहने लगता है। ऐसा एक झील है, शायद केरल में है, वो उसी तरीके से बहता है, केरल या MP में कहीं पे है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। चलिए अब हम चैप्टर नंबर 12 पे आ गए। अब है हमारा घर्षण, ठीक है। घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इसमें क्या बताना है, इसमें हमें जो है सही बताना है, ठीक है। तो पहला क्या है, तो हमारा पहला है
कि घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, उससे क्या होगा, उष्मा यानी हीट उत्पन्न होगी। दूसरा क्या है कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने पर घर्षण में वृद्धि हो। बिल्कुल सही है। कबड्डी का खिलाड़ी हो गया, या फिर यहाँ पे गोला फेंकना रहता है तो उसमें क्या करते हैं, हाथ में पहले उसको मिट्टी लगा लेते ताकि उसमें फ्रिक्शन बने, ठीक है, घर्षण बने, और गोला जो है काफी सॉफ्ट होता है, वो हाथ से फिसल सकता है, वो नहीं फिसलता। या फिर कबड्डी खेलते हैं तो उसमें भी हम लोग सब जो है किसका, मिट्टी का यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया, 2 नंबर भी आपका सही हो गया। तीसरा है कि तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहते हैं। ठीक है, जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के द्वारा जो लगाए गए हैं घर्षण, क्या होता है, वस्तु में जो घर्षण बल लगाया जाता है उसी को, जो लिक्विड द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं। ठीक है। चौथा है कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो ये आपका, ये भी आपका सही है। ठीक है, जब कोई वस्तु जो है किसी दूसरे वस्तु पर सर्पी गति करता है, यानी स्पाइरल मूवमेंट जिसको कहते हैं, तो उस पर क्या होता है, स्पाइरल मोशन, उस पर क्या होता है, उस पर सर्पी घर्षण लगता है। सर्पी घर्षण क्या है, स्थैतिक घर्षण को ये कम करता है। तो उस हिसाब से हमारा कौन सा हो गया, 1 2 3 4 सही है, यानी डी नंबर। अब चलिए, अब हमारा नेक्स्ट हो गया, अब ये है हमारा लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, हम पहले देखेंगे कि कौन सा बल जो है इसमें व्यवस्थित करना है हमें घटते क्रम, यानी सबसे ज्यादा किसमें है। तो अगर हम बात करें तो ये आपका पहला हो जाएगा स्थैतिक घर्षण, उसमें ज्यादा ही लगता है, फिर सर्पी लगता है, ठीक है, उसके बाद लोटनिक होता है। तो ये आपका, जो हम बात करें, जब कोई वस्तु हो किसी पृष्ठ पर सरकती है उसी को कहते हैं सर्पी घर्षण। ठीक है, किसी पृष्ठ पर सरकती है तो उसमें जो है, जो संपर्क बिंदु है वो क्या होता है, वो सरकने लग जाती है, तो उसमें घर्षण जो है कुछ कम होता है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण के हिसाब से बात करें तो कुछ कम होता है। अगर कोई वस्तु लुढ़कती है, ठीक है, तो उसमें क्या, उसी को कहते हैं लोटनिक घर्षण। अगर कोई वस्तु लुढ़क रही है तो वो लोटनिक घर्षण है। ठीक है, तो सरकना जो है बहुत, अगर बात करें किसी वस्तु का अगर सतह पर है, सरकने की अपेक्षा सरकने में थोड़ा फोर्स लगेगा, लेकिन लुढ़कने में जो है आपका फोर्स बहुत ही कम लगता है, इसलिए लोटनिक घर्षण जो है सर्पी घर्षण से ये कम होता है। ठीक है, लोटनिक घर्षण का अगर हम उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे कि हमारा ट्रॉली हो गया, ठीक है, चक्का लगा हुआ जिसमें जिस भी सामान में रहता है, चाहे ट्रॉली हो या कोई भी चीज हो, तो वो आपका लोटनिक हुआ, वो बहुत ही इजिली तरीके से चल जाता है। ठीक है, सर्पी के लिए क्या होता है, उसको थोड़ा खींचना पड़ता है हल्का, तो वो सर्पी हो जाएगा। उसके साथ ही अगर हम बारे स्थैतिक, यानी कि जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे वो खड़ा का खड़ा रहेगा, स्थैतिक उसको कहेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब हमारा उस हिसाब से आंसर क्या होगा, उस हिसाब से हमारा सी हो गया। सबसे ज्यादा स्थैतिक में फोर्स लगेगा, फिर सर्पी में, फिर लोटनिक में। तो होप सो गाइज आज हमारा 12 तक हो गया है। ठीक है, ये 8 का चल रहा है हमारा, और ये पार्ट 2 था क्लास 8 का।